हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देखो बच्चों, वैसे मैंने अपना चैनल बना रखा है ज़ीरो टू हीरो। लेकिन मैंने आज बैठे-बैठे सोचा रे कल जो रीट की एग्ज़ाम होने जा रही है लेवल 1 की, 2 की सॉरी, जो लेवल 1 और 2 की जा रही है। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ लेवल 2 की, रीट की, ठीक है? REET रीट एग्ज़ाम 2025 मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसकी? लेवल 2 की बेटे, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं बात करूँ गणित की, देखो बेटे इतनी बड़ी जो है उसमें जो सिलेबस दे रखा है, मैंने देखा है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक का सारा सिलेबस उसके अंदर है। और सारा सिलेबस मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा सिलेबस है। मैं अब ये चाहूँगा आपको एक शॉर्ट वीडियो एकदम, मतलब ये जो आपका पूरा कोर्स है उसको थोड़ा-सा टच करना चाहूँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। एकदम आराम से ईज़ी वे में आप समझने की कोशिश करना। आपके जो टॉपिक दे रखे हैं, हो सकता है वो टॉपिक आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके समझ में आए। पहला मैं मान मान के चलता हूँ घातांक का। अगर बच्चों मैं घातांक की बात करूं तो घात क्या है? घात आपकी जो लेवल की बात मैं करता हूं, अगर आधार सेम है और उनकी अगर गुणा की जाती है तो आधार सेम पर अगर गुणा करते हैं तो गुणा में घातांक जोड़ दिया जाता है और भाग में घातांक घटा दिया जाता है। मैं आपको यहाँ उदाहरण से समझाऊंगा। पहले तो आधार और घात बता देता हूँ। देखो मान लो हमारे पास 10 है और उसके ऊपर पावर 5 है, तो इसका आधार तो बेटे क्या है? आधार तो है 10, ठीक है बेटे। और इसकी घातांक कितनी है? घातांक बराबर है 5। ये तो है आधार और घातांक की बात करता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये आ गया, आपसे ये कह दे बेटे कि आपको 10 से की घात 5 गुणा, ये यहाँ से मैं सवाल बना रहा हूँ आपका ना, 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 4 और गुणा 10 की पावर 6 है। सपोज करो ये आपको बोल देता है कि आपको ये हल करना है, तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं बेटे। आराम से इजी वे में देखो आप, इसका आधार कितना है? इसका आधार है 10, 10 ले लो। मैंने क्या कहा? आधार के अंदर ये जो, अगर मैं बात करता हूँ घातांक की, अगर मैं घातांक की बात करता हूँ तो बेटे घातांक में अगर हम गुणा कर रहे हैं और आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है, तो आप क्या करोगे? इनको इसको और इसको जोड़ देंगे। हमारा उत्तर क्या हो गया? 5 + 4 + 6 इक्वल टू, इसका हमारा जो मान आएगा, अगर वैसे हम घातांक की बात करें तो ये आ गया 10 की पावर 10 सर 5 15। और ये क्या कहता है? 10 को 15 बार गुणा करना है। मेरा जहाँ तक मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट के लिए ये बता रहे हैं, इसको गुणा करने का तरीका पूछा, तो ये इसका गुणा हो गई। ठीक उसी तरीके से घातांक में ये तो मैंने बता दिया आपको गुणा बेटे। क्या बता दिया? गुणा। अब मैं बात करूँ भाग की। भाग की अगर मैं बात करता हूँ तो घातांक के अंदर भाग घटा दिए जाते हैं। कैसे घटा दिए जाते? सपोज करो आपके पास है 10 की पावर 8 है, ठीक है बेटे, और इसमें आपको भाग देना है 10 की पावर 6 का, ठीक है बेटे। अब देखो, अरे यार गुरुजी तो महसूस नहीं, 8 में और 6 का भाग कैसे जाएगा? देखो ये और भी बहुत गहनता से मैं अगर लूँगा तो लंबा कोर्स हो जाए। मैं ये चाहूँगा आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और हो न हो आप बिल्कुल, जैसे मान लो गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप ये सोचोगे अरे यार इसको अटेंड करें कि नहीं करें, तो आप कम से कम मान लो ये आपका जो आ रहा है उसमें से अगर 4-5 नंबर आप ले लेते हो, 5-10 नंबर ले लेते हो, तो हो सकता है इसको आपको फ़ायदा हो जाए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। भाग के अंतर घातांक घटते हैं, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। इसका भाग हो गया, देखो बेटे आधार तो रहेगा 10। अब आपको क्या करना है? भाग के निशान में ये आपको -6 करने हैं और आपका उत्तर आ जाएगा 10 की पावर 2। अर्थात अगर आपको उसका मान पूछा जाए तो आप क्या करोगे? 10 को 2 बार गुणा कर लो। अगर मान की बात हो रहा है ना, आगे मान बताना है, मान बताओ। तो मान बताओ में क्या होता है बेटे? मान बताओ ये कहता है कि आपको 10 को 2 बार गुणा करना है, 10 × 10 और ये हो गया 100। ये इसी तरीके से होगा। मैं ये एक बात आपको करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से घातांक का एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। कैसे? कि घातांक के अंदर मैं बात करूँ तो घातांक में गुणा में वो जोड़ दिए जाते हैं घात, और भाग में घात घटा दिए जाते हैं। ये एक एक टॉपिक आपका एक शॉर्ट में हो गया। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपकी बीजीय बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है, क्या है? बीजीय व्यंजक, ठीक है। व्यंजक का मतलब संख्या ही होती है बेटे। बीजीय व्यंजकों का योग, एक तो योग है, दूसरा है व्याकलन, ठीक है, और तीसरा है गुणा, और चौथा है भाग। एकदम आसान बात बताऊं मैं आपको, बीज गणित की जोड़ बाकी गुणा भाग है। अपनी भाषा में अगर हम बात करें उसमें लेवल इसमें बात करें तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग सजाती है। इसमें एक बात बता देता हूं मैं, अगर बीज गणित की बात मैं करूं तो
इसकी जोड़ और बाकी की बात करता हूं मैं। सजातीय चरों को जोड़ेंगे, विजातीय चर जो होंगे सजातीय चर एक जगह जोड़ लेंगे, अलग अलग इस तरीके से हम जोड़ करेंगे। इसी तरीके से बाकी करेंगे तो हम सजातीय ही व्यंजकों में से बाकी घटाएंगे, बाकी एक दूसरे में से नहीं। गुणा के अंदर क्या करोगे, गुणा में सारी संख्या एक सारे व्यंजक एक साथ गुणा हो जाएंगे, घातांक बढ़ जाएंगे। और भाग में हम क्या करेंगे, भाग में भी हमारा एक सिस्टम रहेगा। अगर एक जात के हैं तो उनके घातांक घट जाएंगे, अगर एक जात के नहीं है तो वो ऐसे के वैसे लिखे जाएंगे। मैं एक छोटा छोटा उदाहरण लेता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक संख्या ले लेता हूँ मैं, अपन यही बना रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं। मान लो हमारे पास है 5x प्लस 2y प्लस 4y और प्लस 6 मान लो 3z, सॉरी 3z। मैं देखो ये ले रहा हूँ, जो ये संख्याएं जो ले रहा हूँ मैं, ये 2x प्लस ये हो गया, चलो ठीक है। और कैसे भी ले लेता हूँ, और प्लस 5x ले लेता हूँ फिर, या इसके बाद ले लेता हूँ मैं जेड ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में 3x और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में 2y और ले लेता हूँ। सपोज करो ये हमारे व्यंजक आ गए, और प्लस 3z ले लेता हूँ। ठीक है बेटे, ये हो गए, ये हमारे पास आ गई व्यंजक। अब ये क्या करा, इनका जोड़ करना है। मैंने क्या कहा, सजातीय संख्याओं का जोड़ होगा। सजातीय देखो, एक जाति का लेता हूँ पहले, एक्स जाति का एक तो ये है, चलो भाई चलो, एक एक्स जाति का ये, एक एक्स जाति का ये, एक्स जाति की इतनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस फिर 5 और प्लस 3, ये तीनों एक जाति के हैं। कौन सी जाति के, एक्स जाति के। तो सहजातियों को एक जगह ले लिया। उसके बाद में प्लस का निशान लगाते हैं बेटे। वाई का लेता हूँ मैं, वाई में आप कोष्टक देखना, एक तो वाई का है 2, फिर है वाई का 4, फिर है वाई का चलो वाई का है 2। ठीक है बेटे, ये हो गए। और ये है किसके, वाई के, तो हम इसके साथ वाई लगा देते हैं। फिर लेते हैं प्लस। अब मैं लेता हूँ जेड का बेटे, जेड में चलो एक तो है 3 हमारे पास, एक है जेड के साथ एक। देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, हमारे पास कोई भी व्यंजक वो लोग ना, आप चर राशि लोगे, उसमें 3 एक होते हैं, एक यहाँ आता है, एक यहाँ, एक आता है। अगर हम जोड़ बाकी करें तो इसको काम मिलेंगे, अगर हम गुणा भाग कम करें तो इसको काम मिलेंगे, अगर हम भिन्न का जोड़ बाकी काम करें तो इसको लेंगे। इसका मतलब ये जो कोई भी, अगर हम जेड ले रहा हूँ मैं, तो जेड के साथ एक यहाँ, एक यहाँ, एक 3 जगह एक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ में ले लेंगे, जोड़ बाकी में इसमें इसको ले लेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग में ले लेंगे, भाग में इसको भी गुणा भाग में इसमें भी इसको भी लेंगे, इसको भी ले लेंगे भिन्न में। अभी देखो हमारे पास यहाँ एक है और प्लस यहाँ चलो ये है 3। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस किसके, जेड के, तो हम कर देंगे 5 5 10 3 13, ये हो गए 13x, और फिर हो गए प्लस, ये हो गए 4 4 8 4 4 8 y। ठीक है, और प्लस 6 1 7 z। ये हमारा, मैं ये मान के चलता हूँ आपके थोड़ा सा ये समझ में आ गया। ये तो हो गया क्या, योग हो गया। अब इसकी करता हूँ मैं बाकी यानी व्यकलन करता हूँ। ऐसे मैं संख्या ले लेता हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास 8x था, प्लस 3y था, और माइनस 6z था, और ये हमारे पास मान ली थी। इसमें से हमें घटाना है 10x माइनस 6y और प्लस 3z, ये मान लो हमें घटाना है। तो में से का मतलब एक बात को ना मैं बता देता हूँ, में से का मतलब होता है बेटे घटाना। अब घटाने का तरीका देखो क्या करना है, घटाने का मतलब है इसके निशान बदलने। एक तो होता तरीका लंबा लिख करके, हम ये चाहेंगे लंबे वाले तरीके में नहीं, जब आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको कैसे लिखना है, यहाँ लिखना 8x प्लस लिखना है 3y और माइनस लिखनी है 6z। ठीक है बेटे, अब उसके बाद में आपको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे 10x और ये लिख देंगे माइनस 6y और यहाँ लिख देंगे प्लस के 3z। यहाँ तक समझ में आ गया। घटाने का मतलब क्या होता है, निशान बदल दो। ये किसका है, प्लस का, नीचे वाले से जो चर राशियाँ हैं या जो भी राशियाँ हैं उनका निशान बदल दो। ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का। अब बेटे जोड़ कर दो, ये 10 है, माइनस के 10 में से 8 निकालेंगे तो माइनस के 2x बच गए, और ये देखो 3 पहले के थे और 6 और आ गए, तो ये हो गए प्लस के 9y। और इसमें 6 के पहले से थे, 6 माइनस के पहले थे और 3 और आ गए, तो ये हो गया माइनस 9z। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेरे हिसाब से आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक इसमें बाकी का हो गया ना। यही मैं आपको भाग का सिखा देता हूँ, गुणा का सिखा देता हूँ।
मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ, आप वो भी नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आपका इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक टच हो जाए आप गणित से, और सामान्य जानकारी आपको गणित की कम से कम हो जाए। अब मान लो हमारे पास है 5x की घात 2, उसमें गुणा करना है 6y, और उससे गुणा करना है x y, एक्स स्क्वायर और y, ठीक है, वाई स्क्वायर। फिर हमें गुणा करना है 3x और z की घात 2। ये मान लो हमें संख्याएं गुणा करनी है, आपको कुछ भी करना नहीं करना बेटे, आपको सिर्फ गुणा करनी है। 6 को और 5 को गुणा कर दिया 30, 30 को 3 से गुणा किया 90। ये तो हो गया हमारी अंकगणित की संख्या की गुणा। अब देखो बेटे x की घात 2 तो ये रही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना गुणा में घात जुड़ जाती है, तो ये 2 तो ये रहेगी, और 2 ये हो गई 4, और 4 एक ही हो गई, टोटल कितनी होगी x के ऊपर 5 हो गई, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो आप y की बात करता हूँ, y में एक तो आ रही और एक ही रही, कितनी होगी 2, y 3 हो गई, y की पावर 3, और z इसमें है नहीं, इसमें z की पावर 2 है, तो ये एक गुणा हो गई। मेरे हिसाब से ये गुणा भी आपके समझ में आ गई, ठीक है बेटे। अभी इसी में मैं भाग समझाता हूँ। भाग की अगर मैं बात करूँ तो भाग भी ईजी है। देखो वैसे तो भाग में लंबा भाग होता है, वो तुम्हें नहीं समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और आपका समय खराब हो जाएगा। आपको सिर्फ टच करवाना चाहूँगा मैं। मान लो सपोज करो हमारे पास 15x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 3 है, और इसमें हमें भाग दिला रहा है किसका, 5x की घात 2, y और z का भाग दिला रहा है। कोई बात नहीं बेटे, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको आगे संख्या लिखनी है 15x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 3, और इसमें भाग देना है 5x की घात 2, y और z। एकदम इजी 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 बता रहा हूँ आपको, अभी समझने की कोशिश करना। 5 का भाग देंगे, 5 3 15, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने घातांक की बात की थी ना, घातांक में भाग में घातांक घट जाती है। अब भाग दे रहा हूँ मैं, यहाँ घात 4 थी और यहाँ घात 2 है, तो अगर इससे मैं बात करूँगा तो यहाँ घात 2 बच जाएंगी, ठीक है। यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 2 है, तो यहाँ घात 1 बच जाएगी। यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 3 है, तो यहाँ घात 2 बच जाएगी। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 3x की घात 2, y और z की घात 2, ठीक है बेटे। अब मेरे हिसाब से आपकी ये समझ में इसलिए आ रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं ना वो एकदम साधारण सी बात कर रहे हैं। जो घातांक की बात थी ना वही बात यहाँ आ गई। तो फिलहाल हमने कितनी बात सीख ली, एक तो घातांक सीख लिया, दूसरा बीजीय व्यंजक सीख लिया हमने। अब बेटे मैं आपको बात करता हूँ थोड़ा सा आगे चल करके। अगर हमारे पास कोई संख्या गुणा हो गया, भाग हो गया, अगर मैं आगे चल के और आपसे बात करता हूँ सर्वसमीका की। अभी देखो बेटे सर्वसमीका की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो आपको बहुत सारी सर्वसमीका आ जाएंगी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ तो शायद 4 सर्वसमीकाएं आपको बहुत होंगी। सर्वसमीकाएं अभी मैं समझाऊंगा भी, साथ में सारे लिख भी देता हूँ। पहली सर्वसमीका ले रहा हूँ बेटा मैं, ये ले रहा हूँ मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। देखो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका, इसको हल करने का बहुत सारे तरीके हैं। मैंने ये मेरे वीडियो भी बना रखे हैं। अगर सर्वसमीका का मेरा वीडियो है खान सर के नाम से, इकबाल खां खेड़ी के नाम से मेरा वीडियो बनाया हुआ, वो आप देख लेना। लेकिन मैं यहाँ सीधा सीधा समझाना चाहता हूँ। इसको अगर हल करूँगा तो x को x से गुणा करूँगा तो ये हो जाए x की घात 2, फिर प्लस करूंगा मैं, x को y से गुणा करूंगा, समझ रहे हो ना, x से y से गुणा करूंगा x y, और उसका दोगुना कर दूंगा 2xy, फिर y को y से गुणा करूंगा तो प्लस y स्क्वायर। ये सर्वसमीका हल हो गई। अगर आप चाहो तो इसको देखो और भी हल कर सकते हो। यहाँ कैसे, इसका दूसरा हल भी कर सकते हैं हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं ऊपर नीचे लिख करके, या x प्लस वाई के 2 टुकड़े कर लेते हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ लेंगे हम, यहाँ ले लेंगे हम, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। देखो ये एक इसमें बंद रख लूँगा, एक खुला रख लूँगा, इसमें खुला ले लिया x और इसको ले लिया x प्लस वाई, फिर ले लिया प्लस वाई, ठीक है बेटे, और इसको बंद वाले को यहाँ लिख दिया कोष्टक में x प्लस वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे गुणा कर दो x स्क्वायर, और फिर इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर इसको इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा एक्स वाई। देखो मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका पूरा कोर्स में टच करना चाहूँगा। और ये एक्स की वाई की घात 2 ये सेम हो गए। अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा सर्वसमीका हल हुआ। लेकिन मैं ये चाहूँगा ये सारी सर्वसमीका इसलिए नहीं इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, क्यों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके ऐसे समझ में आ जाएगी, ऐसे समझा रहा हूँ। देखो x को x से गुणा किया x की घात 2, x और y को गुणा किया x y का दुगुणा किया 2xy, y को y से गुणा किया y की घात 2, ये हमारी पहले सर्वसमीका हल हुई। इसी तरीके से और भी बन सकते हैं इसमें। अब दूसरा मान लो मैं लगता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको बेटे हल करने की कोशिश करो, x को x से गुणा करो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस का ये चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो, x और y को गुणा कर दो xy का दुगुना कर दो 2xy, ठीक है बेटे।
और फिर माइनस वाई को माइनस वाई से गुणा करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरी संख्या 2 हो गई। तीसरी सर्व समीकरण देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो x प्लस वाई है और दूसरी x माइनस वाई। इसका हल करने का सीधा सीधा है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये हमारी सर्व समीकरण। ये सर्व समीकरण हम वापस उसमें हल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको पुनः करके दिखा दूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा वीडियो बढ़ा जाए। फिर भी अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास समय मिलेगा तो मैं इसको वापस पुनः इसको हल करने की कोशिश करूँ और बता दूंगा आपको। उसके बाद में मेरे हिसाब से ये सर्व समीकरण वाला आपका चैप्टर थोड़ा सा सर्व समीकरण, ठीक है। देखो सर्व समीकरण तो 7-8 है। अब मैं ये चाहूँगा 7-8 सर्व समीकरण एक दिन में पूरी नहीं होंगी, वो तो विस्तृत रूप से समझाना चाहूँगा तो, लेकिन मैं कोर्स को टच करना चाहूँगा। अब हमारे पास आता है तीसरा या चौथा जो भी आता है सरल ब्याज आता है। सरल ब्याज की बात करता हूँ बेटा, तो ईजी है। सरल ब्याज में कुछ भी नहीं है। मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास मूलधन है। मूलधन कितना है, ये हम सवाल बना रहा हूँ मैं खुद, है ना। मूलधन हमारे पास बेटे है 10,000 रुपये, ठीक है। और हमारे पास दर है मान लो 10%, ठीक है। और हमारे पास है समय बराबर 3 वर्ष है। ये हमारा एक छोटा सा सवाल है। इससे मैं सारी की सारी चीज़ें याद करके दूंगा आपको। फिलहाल ब्याज क्या करना है, सरल ब्याज याद करना है। क्या करना है, सरल ब्याज, ठीक है बेटे। सरल ब्याज का हमारे पास सूत्र होगा। सरल ब्याज का सूत्र क्या है, सरल ब्याज बराबर, देखो यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ। सरल ब्याज बराबर, आराम से समझ लेना, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। यहाँ ये सारे के सारे यहाँ हल कर दूंगा और यहाँ मैं सारे सूत्र लिख रहा हूँ। ये हो गया पहला सूत्र। इस पहले सूत्र से दूसरा सूत्र बना रहा हूँ, किसका, समय का, उसका बना रहा हूँ, मूलधन का बना रहा हूँ। मान लो हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन ज्ञात करेंगे। देखो इसमें तीन चीज तो दी हुई होंगी और चौथी चीज करेगा। अभी देखो पहले हमारे इस सवाल को मैं मानता हूँ तो हमारे पास 3 चीज आ गई, 1 2 और 3 चीज आ गई और चौथी हमने इसने याद करवा दिया। ठीक उसी तरीके से हम सारे सवाल बना लेंगे और सारे सवालों में सारी चीजें याद करेंगे। फिलहाल हम मूलधन, मान लो हमें 3 चीज दे देगा और मूलधन ज्ञात करवाएगा तो हम मूलधन ज्ञात कर देंगे। हमारा उस समय सूत्र क्या होगा, जो मूलधन के साथ है ना, मूलधन के सामने ना, उसको ले लो पहले। तो मूलधन के सामने कौन है, सरल ब्याज। कौन है, सरल ब्याज, इसको ले लिया, ठीक है। मूलधन के सामने सरल ब्याज को ले लिया। अब देखो बेटे, जो मूलधन के साथ है ना उसके तो भाग दे दो, दर और कौन कौन है साथ में, समय, उसका तो भाग दे दो। और इसके जो नीचे है ना जिसका भाग ला इससे गुणा कर दो। तो ये दूसरा सूत्र हो गया, ठीक है। अभी इसके तीसरे सूत्र को भी मैं कर देता हूँ। यहाँ ये जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ मैं इसको हल करके दिखाऊंगा आपको। अब मूलधन के बाद में मान लो दर ज्ञात करनी है आपको, तो दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा बेटा, दर के बराबर में कौन है, दर के बराबर में सरल ब्याज है। तो मैं सरल ब्याज को सिर्फ सह ब्याज लिख रहा हूँ ना, सरल ब्याज गुणा जो इसके दर के नीचे कौन है 100, तो 100 को गुणा कर दो। और दर के साथ कौन है, मूलधन, तो मूलधन को गुणा कर दो किससे, समय से। ये हमारा तीसरा बन गया। अब मैं इसमें से चौथा बना देता बेटा, समय का। समय में देखो क्या होता है, समय बराबर हमारा सूत्र हो गया, समय के बराबर में कौन है, समय के बराबर में सरल ब्याज है। तो आप लिखो सरल ब्याज, ठीक है बेटे, गुणा 100। जो इसके साथ भाग में वो नीचे ले लेते, और इसके साथ कौन है, मूलधन को गुणा कर दो किससे, दर से। ये हमारा समय आ जाएगा। अभी मैं तो सवाल बनाता हूँ मैं। ये देखो तीन, फिलहाल हम इसमें एक तो ये मान के चलते हैं, इसमें हमारे पास ये 3 चीज दे रखी है, तो हमें सरल ब्याज ज्ञात करना। सरल ब्याज करने एकदम इजी में, मूलधन कितना है हमारा 10,000, तो ये ले लो 10,000, ठीक है बेटे। गुणा दर कितनी है 10 ले लो, गुणा साल कितनी है 3 ले लो, बटे 100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 काट दो। अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आ गया। अब 0 देख लो, 1 2 3, तो हमारा जो सरल ब्याज आया वो कितना है, 3,000 रुपये। अब सपोज करो हमारा अगला सवाल लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ सवाल हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बेटे। अब थोड़ी देर के लिए हमें इसका तो पता चल गया कितना आ गया, 3,000 रुपये, ठीक है बेटे। अब थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, ठीक है। तो हमारे इस वाले सूत्र में दे रहा हूँ ना, इस वाले सूत्र में बोलता हूँ मूलधन मान लो हमें पूछ लिया इसने, ठीक है। अगर मूलधन पूछ लिया तो हमारे पास 3 चीज रह गई, कौन कौन सी रह गई, एक तो ब्याज अगले दे दिया, ठीक है। इधर देखो, एक तो ब्याज दे दिया, एक इसने 3 साल दे दी और एक इसने दर दे दी। हमारे मूलधन का सूत्र हमने बनाया था। मूलधन का सूत्र देखो, यहाँ मूलधन का सूत्र लेंगे, मूलधन के बराबर में ब्याज है तो ब्याज रख लेंगे, गुणा 100 कर देंगे। ये मूलधन के साथ कौन है, गुणा दर और समय, तो दर समय को नीचे ले लेंगे। और मूलधन में भाग किसका लाग रहा है, इसमें इस सूत्र में 100 का, तो 100 से गुणा कर लेंगे। अब हमारा मान रख रहे हैं, ब्याज का अगले ने हमें बता दिया कितना, 3,000 रुपया, और ऊपर है 100 और बट्टे दर कितनी है 10,
और साल कितनी है 3, ठीक है बेटे। अब इससे इसको काट दिया, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। इसको देखो 3 एकम 3, 1000 बार कट गया, ठीक है बेटे। 1 एकम 1, 1 आ गया, ठीक है। और इसके 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, 4 जीरो हो गए। तो ये हमारा मूलधन कितना आ गया 10,000 रुपया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपके, आराम से। नहीं आ रहा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करो। ये हमारा 10,000 आ गया। अब सपोज करो, अब थोड़ी देर के लिए मान लो इसको भूल रहा हूँ मैं, है ना, इस दर को भूल रहा हूँ, दर भूल रहा हूँ। तो हमारे पास 3 चीज़ आ गई क्या, एक तो हमारे पास आ गया मूलधन, एक हमारे पास आ गया समय, एक हमारे पास आ गया ब्याज। अब हम दर में ज्ञात करना है, हमें दर में ज्ञात करना है। तो दर वाले में मान रख देता हूँ। दर के सामने जो देखो, ये सूत्र मैंने बनाया था, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ये दर के कैसे सूत्र बनाया था, दर के सामने सरल ब्याज है, सरल ब्याज गुणा 100 कर दिया, और ये मूलधन गुणा समय इसके नीचे ले लिया। अब दर का लेता हूँ, तो सरल ब्याज तो हमारा 3000, ठीक है बेटे, और गुणा कर दिया 100, और इसके नीचे लगा दिया हमने मूलधन कितना लगा दिया 10,000, ये 10,000, और गुणा कर दिया हमने समय 3 साल। अब देखो बेटे 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिया, और ये 3 से इसको काटा तो ये हो गया 10। तो हमारी जो दर आई वो कितनी प्रतिशत है दर, तो दर ज्ञात करने का सूत्र बता दिया मैंने, दर बराबर कितने आ गई 10%। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा है। अगर नहीं, अब मान लो समय की बात करता हूँ मैं, समय वाले में हमें क्या करना है, मान लो ये कह रहा है समय ज्ञात करो, तो मैंने आपको फिर बता देता हूँ मैं कि समय वाले में हमें पहले अब क्या करेंगे, हम समय के बारे में पूछेंगे थोड़ी देर के लिए। मान लो हमें ये 3 साल इसका पता नहीं है। अब हमारे पास 1 2 3 चीज़ है, क्या है, पहले सरल ब्याज है, सरल ब्याज इसने दे दिया बोले 3000 रुपये, गुणा 100 सूत्र के, और बट्टा मूलधन इसने दे रखा है बोले 10,000 रुपये, और गुणा दर इसने दे रखी है बोले 10 है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 बराबर 3 वर्ष, ये 3 वर्ष आ गए। मेरे हिसाब से सरल ब्याज की अगर मैं बात करता हूँ तो सरल ब्याज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैसे मूलधन क्या, सरल ब्याज कैसे याद करना है, मूलधन कैसे याद करना है, दर कैसे याद करना है, समय, 3 चीज़ दी हुई होगी। देखो 3 चीज़ दी हुई होगी, तीनों में से आप तीनों को मान में रख करके और एक चौथी चीज़ हम निकाल लेंगे। ये हमारा मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो तो बेटे चक्रवर्ती ब्याज की बात कर। चक्रवर्ती ब्याज मूलधन में देखो, इस सरल ब्याज में क्या अंतर है, चक्रवर्ती ब्याज है वो बढ़ता जाता है, और मूलधन वाला जो है ना वो सरल ब्याज है ना वो प्रतिवर्ष नहीं बढ़ता। चलो इसी में घनता से वो नहीं करना चाहूँगा मैं आपको। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताता हूँ, ठीक है बेटे। चक्रवर्ती ब्याज की मैं बात करूं तो इसमें 2-3 अवधारण है। नंबर 1, इसमें भी समय और वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इतने उसमें चले जाओ, हमें थोड़ी सी मूलभूत चीज़ें बात करनी। एक तो इसमें मिश्र धन बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक तो होता है मिश्र धन का सूत्र, और दूसरा मैं बता देता हूँ चक्रवर्ती ब्याज का, ठीक है। ये 2 सूत्र बताता हूँ, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। मान लो वही रख लेता हूँ मैं, मूलधन वो वही रख लेते हैं। क्या मूलधन हमारा कितना हो गया, मान लो 10,000 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। और दर हमारी कितनी हो गई, दर बराबर हम मान लेते हैं 10%, और समय भी हमारा वही मान लेते हैं, क्या है 3 वर्ष मान लेते हैं बेटे। ये देखो हम हमारा समय भी 3 वर्ष मान लेते हैं, ये हमारा मान लिया सपोज करो, ठीक है। अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 तो करना है मिश्र धन, ठीक है बेटे, मिश्र धन ज्ञात करना। दूसरा करना है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। ये 2 चीज हमें ज्ञात करनी है, पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पहला सूत्र क्या होगा बेटे, यहाँ मैं समझाता हूँ। ये होता है पी, आप चाहो तो मैं मूलधन को पी बना दूंगा। देखो थोड़ा सा अंग्रेजी में बनाना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है। इसको तो मैं पी बना लेता हूँ बेटे, इसको बना लेता हूँ आर, ठीक है बेटे, और इसको बना लेता हूँ टी। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझो। और इसको बना लेता हूँ मैं मिश्र धन को एस बोलते हैं वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें सम की उसकी जरूरत नहीं है। और इसको CI बोलते हैं। अब वो देखो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको मिश्र धन को मिश्र धन रख लेता हूँ। हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, हमारा सूत्र हो जाएगा P कोष्टक 1 + R/100 पावर T, ठीक है बेटे। P का मतलब होता है मूलधन। हमारा मूलधन कितना, चलो चक्रवर्ती ब्याज इसका अलग समझा दूंगा, ये अलग समझा दूंगा सूत्र नीचे लेकर के। फिलहाल हमें यहाँ से जो है ना इसको सवाल को करना चाहिए। ये हमारा सवाल कितना है, ये है 10,000 कोष्टक 1 + 10/100 और घात है 3। आगे समझने की कोशिश करो, आगे बढ़ा रहा हूँ इसको ना। 10,000 के तो 10,000 आ गए मेरे हिसाब से, समझ में आ रहा है आपके। अब देखो यहाँ देखो 100 एकम 100 लघुत्तम लेंगे 100 एकम 100 में 10 जोड़ देंगे 110। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्या ये नीचे 100 दे रखा है ना, यहाँ जितना दे रखा है उसमें 100 मान करके इसको ये 100 मान करके जोड़ देना। अगर ये 100 एकम 100 100 + 10 110 बताइए, इसको 3 बार लिखना है। कितनी बार, 3 बार। एक बार लिख दिया, फिर 110/100 2 बार लिख दिया, फिर तीसरी बार लिया 110/100 3 बार लिख दिए। क्यों लिख दिए,
टी कितना है 3। अब देखो निकाल काट देते हैं हम, गुणा में अगर ऊपर नीचे की संख्या कटती है तो काट देंगे, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 कट गए, ठीक है। अब देखो 11 11 गुणा की 121, इसमें एक घन संख्या सिखाऊंगा आपको। 11 11 की घन संख्या मेरे हिसाब से आपके याद होगी, नहीं याद है तो ये 1331 होती है। अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। आपको 15 तक की घन संख्या याद करने के लिए आपके टॉपिक में है, वो टॉपिक में मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो बेटे हमारे पास 13 ये है 10 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ये है 11 11 1331 होती है। इसके एक जीरो लगा दो तो हमारा सॉरी ये हमारा, हाँ सही है एकदम, बिल्कुल सही है, 11 11 बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ये हमारा मिश्र धन हो गया, कितना हो गया 13,000 इतना। अगर अब ये तो यहाँ तक आया मिश्र धन, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ चक्रवर्ती ब्याज करता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज। देखो वहाँ यहाँ लगभग चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया ना, हमारे पास 13,310 है ना, उसमें से मैं 10,000 रुपये निकाल दूंगा बेटे, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 3,310 रुपये आएगा, ठीक है। वो निकाल के दिखाता हूँ इधर। अब देखो हमारा चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र यही है पूरा। सिर्फ उसमें अंतर इतना ही है कि हम जो चक्रवर्ती का ब्याज का सूत्र है उसमें पी और गुणा कर माइनस कर देंगे। सूत्र क्या होगा, पी कोष्टक 1 प्लस आर, ये आर है ना, ये प्लस यहाँ है बटा 100 और पावर टी और माइनस पी। वो एक सूत्र और अलग हो गया थोड़ा सा ना। अब देखो बेटा आगे चलो, यह आ गया 10,000, मेरे हिसाब से 10,000 आपकी समझ में आ गया, प्लस 110 बट्टे सॉरी कोई बात नहीं, और पावर 3 माइनस 10,000 रुपये। आप कोशिश करना समझने की। देखो मैंने चक्रवर्ती ब्याज में कुछ नहीं किया है, चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का सूत्र है, उसमें से ये पी और निकाल दिया। अब हमारा जो सवाल है उसको हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगी, 10,000, इस 10,000 में से को गुणा करेंगे 110 बट्टे 100 गुणा 110 बट्टे 100 गुणा 110 बट्टे 100, ठीक है, माइनस 10,000। एक बार समझने की कोशिश करना, इतना काम आपको बिल्कुल बाद में करना है। ये सारा एक घर है, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। दिन की गुणा में ऊपर नीचे की संख्याएं कटती हैं तो काट देंगे, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 1 2 3, ये 1 2 3 हमने निकाल दिए। अभी देखो थोड़ी देर पहले यही तो आया था ना अपना, इसकी गुणा कितनी होगी बेटे, इसकी गुणा होगी 13,310 माइनस, अब कार्रवाई करनी है 100, 10,000, ठीक है बेटे। उत्तर आ गया 3,310 रुपया। अब देखो मैं इसमें इतना ही समझाना चाहूँगा, इसका भी समय का अलग है, मूलधन का अलग है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना देखो बेटे, एक आपके अनुपात है, अनुपात की अगर मैं बात करूँगा, अनुपात का मतलब होता है एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग है। सपोज करो आपको कह दे एक 8 अनुपात 6 अनुपात 8 है, तो इसका मान बताओ, यानी 6 में आपका 8 को भाग देंगे किसी भी संख्या का, तो पहले 2 से काट देता हूँ, ये 3/4 हो गया, यानी 3:4 हो गया। ये तो हो गया अनुपात। एक होता है समानुपात, समानुपात क्या होता है, यानी चार अनुपात होते हैं, उन 4 में से 2 बराबर होते हैं, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। सपोज करो हमारे पास संख्या थी, एक संख्या था हमारे पास 5 अनुपात, मान लो 5:8 है, ठीक है। दूसरी हमारे पास एक सेट और है, वो क्या है, वो है 10 अनुपात और 16, ये मान लो, ये हमारे पास एक दूसरा अनुपात है। ये कह रहा है बाह्य पदों का मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का, मध्य पदों का गुणनफल कितना है। देखो इसको अगर कटता है तो काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो मध्य पद हमारे पास कितने हो गए, ये मध्य पद का हमारा हो गया 8 गुणा 10 बराबर बता रहा है, किसको 8 गुणा 10 को बराबर बता रहा है 5 गुणा 16 को। देख लेते हैं, ये हो गया 80 और ये हो गया बराबर 80, 16 पंजे 80 हो गया ना, तो ये हो गया समानुपात। समानुपात का मतलब होता है जो अनुपात दे रखे हैं ना, वो दो जगह में दे रखे हैं, उनको दोनों का मान बराबर। उसके बाद में मैं लेता हूँ प्रतिशत। प्रति मानी है और शत मानी 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 और इसका निशान होता है ऐसा। ये कह रहा है इसके नीचे 100, अगर आपसे कह दे 5,000 है, कितने 5,000 रुपये के 8% निकालो, रुपए के 5,000 रुपये के 8% निकालो, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 8 का नीचे तो प्रतिशत मतलब प्रति के नीचे 100 लगाना है, और गुणा किसको करना है 5,000 हो, तो एल बेटा 1 2 3 2 0 काट दिया, और ये हो गया 8 पंजो 40 बराबर 400 रुपये हो गए। ये इस तरीके से, ये आपसे ये कहते कि 5,000 है, 5,000 रुपये के 400 कितने प्रतिशत है,
400 रुपये कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो देखो मैं एक बात और बताऊँ, थोड़ा सा शॉर्ट तो इसलिए ले रहा हूँ, देखो मेरे पास समय भी नहीं है कि इतना डाल सकूँ। अब आपने कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है प्रतिशत के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 400 तो ऊपर ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 400 तो ऊपर ले लेंगे, 5000 नीचे ले लेंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है गुणा 100 कर देंगे। अब देखो बेटे काटते हैं, 1 2 3, 1 2 3 संख्या काट दी, ठीक है। उसके बाद में इसको काटता हूँ, 8 पंजे 40, ये हमारा प्रतिशत गया है 8%। ये मेरे हिसाब से प्रतिशत भी आपके समझ में आ गया। अब मैं अगर बात करता हूँ थोड़ी सी वर्दी की बात करता हूँ। एक दर होती है, दर दो तरह की होती है, एक तो होती है वर्दी, वर्दी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम वर्दी भी होता है। अब ये वर्दी दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है धनात्मक, किसको बोलते हैं, धनात्मक यानी बढ़ना प्लस में, और दूसरी इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। ये कैसे होती है, समझो हमारे पास एक मशीन थी, 10,000 रुपये की थी, कितने की थी, 10,000 रुपये की। उसके दो उदाहरण बता देता हूँ। सपोज करो ये हमारी जो मशीन थी 10,000 रुपये की थी, एक वर्ष बाद मान लो ये 11,000 रुपये की हो गई, ठीक है, इसका मूल्य बढ़ गया 11,000 रुपये। या एक तो ये सवाल बन गया एक नंबर। दूसरा ये कहते हैं हमारे पास मशीन तो थी 10,000 रुपये की, लेकिन ये जो अगले वर्ष इसकी कीमत जो है ना, कीमत हो गई कितनी, मान लो 9,000 रुपये हो गई। अब देखो दो सवाल बना दिए मैंने आपको, एक तो बना दिया 11,000 से और दूसरा बना दिया इससे। तो ये अब इसमें वृद्धि हुई है, देखो वृद्धि कितनी हुई है वो देखो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। वृद्धि का सूत्र क्या होता है, आधार है ना, अगली संख्या हमेशा आधार निकालेंगे। मान लो पहले हमारे पास 10,000 रुपये थे नहीं, तो हम देखो एक वर्ष बाद यानी 11,000 रुपये की थी, 11,000 रुपये की, जबकि वास्तव में शुरू में कितने की थी, 10,000 रुपये की। तो बढ़ गए कितने बेटे, 1,000 रुपये बढ़ गए, 1,000 रुपये बढ़ गए। ये अब 1,000 रुपये की प्रतिशत में देखो, ये है धनात्मक वृद्धि, कौन सी है, धनात्मक। अब आपसे पूछ ले प्रतिशत में बताओ, कोई दिक्कत को नहीं, बता दे, 1,000 रुपया ऊपर ले लो और 10,000 नीचे ले लो और गुणा, अभी मैंने बताया ना आपको 100 करने। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो गई प्लस धनात्मक वृद्धि हो गई 10%। अब दूसरा सवाल बनाता हूँ, ये पहला बना दिया था, दूसरा सवाल बता रहा हूँ। हमारी वो कितने की थी, 9,000 की होगी दूसरी साल में, और थी कितने की, 10,000 रुपये की। इसका मतलब माइनस के 1,000 रुपये बढ़े, और ये हो गई ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, ठीक है बेटा। अब ऋणात्मक समझने की कोशिश करना, माइनस के 1,000 बट्टे 10,000, ठीक है, और गुणा कर दो 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो गई माइनस की कितनी होगी, 10% वृद्धि। तो ये तो होगी हास हो गया, इसमें तो इसको हास भी बोलते हैं, हास, और इसको बोलते हैं वृद्धि। और ये वृद्धि दोनों तरह की है, एक तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। एक अगला अगर हम बात करते हैं, आपके पास होता है रेखा। रेखा के बारे में बताता हूँ। रेखा बेटा कुछ ही नहीं, रेखा एक चीज है जिसकी अनिश्चित काल दोनों तरफ जारी है, अठीन भी जारी है, रठीन भी जारी है, यानी दोनों तरफ जारी है, तो ये रेखा होगी। रेखा के बाद में होती है किरण। किरण का क्या है, किरण एक बिंदु से चलेगी और एक अनंत की ओर चली जाएगी, ये किरण हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये चीज हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेखाखंड की, रेखाखंड क्या है, कुछ भी तो नहीं है। रेखाखंड कोई भी दो बिंदु है और बीच में नाप, एक निश्चित नाप हो गया। तो रेखाखंड में, रेखा में तो कोई अंतर है, रेखा तो दोनों तरफ कितनी भी बड़े अनिश्चित, इधर भी अनिश्चित जारी, इधर भी अनिश्चित, और रेखा हो गई। किरण एक बिंदु से चल करके एक निश्चित अनंत की ओर चली जाती है। और रेखाखंड है वो दो बिंदु होते हैं, उनके बीच का जो माप है वो रेखाखंड है। उसके बाद में एक होता है कोण। बेटे कोण मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। कोण कुछ भी नहीं है। कोण क्या कह रहा है, कोण कह रहा है एक ही बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण तो इधर चली गई बेटे, और दूसरी किरण इधर चली गई, और इन दोनों से जो बना है ना, इसका नाम हो गया कोण। मेरे हिसाब से समझ में आ गया कोण। उसी के लिए आपके अगर मैं बात करता हूँ, सरल रेखा होती है, इसके बाद में होती है सरल रेखा। सरल रेखा क्या बेटा, सरल रेखा कुछ ही तो नहीं, एक रेखा खींच दो और सरल रेखा होगी। सरल रेखा यानी सीधी रेखा होगी। एक होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा की हुआ, वक्र रेखा भी कुछ नहीं है, इस रेखा को ऐसे करके ऐसे खींच दो, यानी टेढ़ी मेढ़ी खींच दो, ये वक्र रेखा होगी। मेरे तो समझ में आ रही, मेरे हिसाब से आपके समझ में एकदम शॉर्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब ये कह रहा कोण है एक और, आपके सिलेबस में कोण भी है बेटा। कोणों के प्रकार की बात करूँ ना, प्रकार कोणों का प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो कोण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी समझाना चाहूँगा। एक तो है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वो कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। किससे, 90 डिग्री से कम हो। तो सपोज करो हमारे पास ये 80 डिग्री का कोण है, तो ये एक न्यून कोण है, ठीक है। 90 से नीचे वाले सारे कोण न्यून कोण होते हैं। उसके बाद होता है एक समकोण। समकोण क्या बेटा, कुछ भी तो नहीं है। समकोण में एक कोण सिर्फ 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, पूरा 90 डिग्री का,
उसको बोलते हैं समकोण। एक होता है अधिकोण। ये अधिकोण क्या होता है? अधिकोण भी तो कुछ नहीं है, इजी है, बिल्कुल एकदम इजी है। अधिकोण समझने की कोशिश करो आप। अधिकोण होता है बेटा 90 डिग्री से अधिक होता है। मान लो ये हमारे पास एक कोण है जो मान लो 110 डिग्री का है, ठीक है, ये 110 डिग्री का है तो ये अधिकोण हो गया। अब मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ABCD अक्षर ये नहीं लिखूंगा। एक उसके बाद में होता है सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण, सरल कोण देखो बेटा समझने की कोशिश करो। सरल कोण कुछ कोण जो कोण 180 डिग्री को मान को है ना वो सरल कोण है। आज की रेखा है वो सरल रेखा भी है, सरल कोण हो गया। इसके बाद में हो गया एक वृहद कोण है। वृहद कोण, ये वृहद कोण कौन सा होता है? जो 180 से ज्यादा हो। जैसे मान लो ये हमारा है 180 से ज्यादा है, कैसे, ये इधर हो गया मान लो, तो ये 180 डिग्री से 180 तो इधर ही बन रही थी ना, इससे ज्यादा हो गया तो ये अधिक वृहद कोण हो गया। और इसके बाद में एक पूर्ण कोण भी होता है, पूर्ण यानी पूरा बन जाता है। उसके बाद में देखो एक होता है समकोण पूरक कोण। और पूरक कोण क्या है बेटा? दो कोणों का मान, कोई भी दो कोण है और उन दोनों कोणों का मान अगर मान लो ये दो कोण है, सपोज करो ये हमारे दो कोण थे, एक ये कोण था और एक ये कोण था, इसका दोनों का जोड़ों का मान हो जाए। मान लो ये 30 डिग्री का था और ये इधर वाला 60 डिग्री का था, इन दोनों को जोड़ने पर कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का कोण, तो वो है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब है जो दो कोणा का मान, दो कोणा का मान 90 डिग्री हो जाए। एक है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या है? संपूरक कोण भी तो कुछ हो नहीं। मान लो संपूरक कोण वो है कोई भी दो कोणा को मान, मान लो वो तो है 100 डिग्री को मान और वो है मान लो 80 डिग्री को मान, दोनों जोड़ा 180 डिग्री हो गया। संपूरक कोण क्या है? जिन दो कोणों के मान का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण होता है। तो मेरे हिसाब से संपूरक कोण की परिभाषा भी आप थोड़ी समझ गए होंगे। उसके बाद बेटे मैं बात करता हूँ त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति का नाम त्रिभुज है। त्रिभुज देखो त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज जो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है उसका नाम त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज के भी कई प्रकार, त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो दो तीन बात बताता हूँ। एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर लूँ मैं, या पहले समरूपता की बात, सर्वांग सम की बात हो, सर्वांग सम की बात करूं तो बेटा सर्वांग सम बहुत अच्छे आराम से समझने की कोशिश करो। मान लो एक त्रिभुज है ABCD है, ठीक है, अब नाम नहीं दूंगा, ये AB चलो C दे देता हूँ। ये एक दूसरा त्रिभुज हो रहा है इधर ABC, ये है PQR है, ठीक है बेटे, वो POQ और O है R। थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ इसलिए राइटिंग पर ध्यान देने की जरूरत नहीं आपको। मान लो ये 5 सेमी है, ये 5 सेमी है और ये 4 सेमी है। इसी तरीके से मान लो ये 5 सेमी है, ये 5 सेमी है और ये 4 सेमी है। तो अब ये सारी की सारी भुजा बराबर हो गई ना, देखो तो हम इसको, ये सर्वांग सम हो गया, ये एक दूसरे के सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का निशान है यानी बराबर है सर्वांग। सर्वांग सम ये कौन सी तरीके से हुआ? S यानी साइड 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 यानी भुजा 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 भुजा, तीन बार भुजा, तीनों की भुजा बराबर हो गई तो एक तो भुजा भुजा से हो गया, ये सर्वांग सम होगा। दूसरा मान लो ये एक त्रिभुज है यहाँ और दूसरा एक त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज यहाँ है, दूसरा एक त्रिभुज है मान लो यहाँ, ये दो त्रिभुज है बेटे। इसका नाम नहीं दूंगा आपकी बात। अब मान लो ये है 5 सेमी, ये है 4 सेमी और ये कोण है मान लो 60 डिग्री का। इसी तरीके से ये 5 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये मान लो कोण है 60 डिग्री का, कोई सा भी एक कोण हो गया। अब देखो हमारे पास हो गया एक भुजा भुजा और भुजा भुजा दो ये, और प्लस इनका संगत कोण यानी इनसे बनने वाला संगत कोण अगर बराबर है तो ये भी बेटा सर्वांग सम है। क्यों है कि ये कह रहा है साइड एंगल साइड, यानी साइड हो गई और फिर एंगल हो गया फिर साइड हो गई। अगर इस तरीके से दो त्रिभुजों के बराबर हो जाते हैं तो वो सर्वांग सम होता है। दो नियम, एक नियम आपको मैंने साइड साइड से बता दिया, दूसरा मैंने आपको भुजा एंगल भुजा भुजा कोण भुजा से बता दिया। तीसरा देखो बेटे, ये तीसरा मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है। मान लो सपोज करो ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो ये मैं कहता हूं कि ये बेटे ये 50 डिग्री का कोण है और सॉरी ये 50 का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है। और इससे मान लो इसको मैं 30 डिग्री का कोण बता देता हूँ और इसको मान लो 50 डिग्री का कोण बता देता हूँ और सपोज करो ये भुजा में 5 बता देता हूँ। अब देखो चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो किधर से हो, लेकिन ये दो कोणों के बीच की भुजा है ना, वो अगर दोनों के बराबर होगी, दो कोण बराबर हो गए तो ये भी बेटे सर्वांग सम हो गया। क्यों हो गया ये सर्वांग सम? इसलिए हो गया इसके ये हो गया एंगल साइड एंगल से सर्वांग सम हो गया। ये इस तरीके से त्रिभुज के सर्वांग सम के कोई नियम है। अब अगर मैं बात करूं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करूं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका ये सूत्र है। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, उसका आधार तो है 10, आधार कितना है? आधार बराबर है 10
और उसकी ऊंचाई बराबर है 5, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इससे उसका क्षेत्रफल कर देंगे हम 1/2 गुणा 10 गुणा 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पचम 25, ये आ गया 25 मीटर है तो मीटर, सेमी है तो सेमी स्क्वायर। ये एक बात समझने की कोशिश करना, ये स्क्वायर 2 बार क्यों है कि इसमें 2 चीज़ गुणा हो रही है, एक तो आधार ऊंचाई, एक ऊंचाई। इसका परिमाप की बात करता हूँ, त्रिभुज का भुज का परिमाप, परिमाप की अगर मैं बात करूं तो वह तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। ए बी और सी यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है बेटे। ये तो हो गया। अब अगर मान ले बात तीसरी, ये त्रिभुज की बात करूं, इस उसके बाद में आयत, देखो एक और चीज समझने की कोशिश करो। जीके का 2 ही आयाम हुई ने, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या 2 ही आयाम हुई ना, भी को नाम है सरल आकृति, सरल आकृति। सरल आकृति होती है वो, एक होती है वो अलग समझाते हैं, चलो छोड़ो। फिलहाल मैं आयत की बात करूं, आयत का 2 तरीका बात बन सकता। आयत का एक तो होता है परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक l प्लस बी। एल है लंबाई और बी है, मान लो आपने कहीं एक आयत है, आयत है, ठीक है। ये आयत की लंबाई तो है l तो है 10, ठीक है। और मान लो एक बी है ना 8 है, तो एक परिमाप की तोजिशी, इसका परिमाप हो जाएगा 2 कोष्टक 10 प्लस 8, जोड़ दो बेटे, 2 को जोड़ दिया 18, ये 2 गुणा 18 बराबर ही हो गया 36, 36 सेमी होगा या मीटर तो मीटर ही होगा, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। अब देता हूँ आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल को सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी, एल गुणा बी। एल आपने कितने मान 10, बी कितने हैं 8, 8 को इसको गुणा किया 80, 80 सेमी स्क्वायर होगा, इसमें 2 चीज गुणा होगी इसलिए सेमी स्क्वायर होगा। ये हो गया आयत की परिमाप इसके। अब इसके बाद में मान लो एक चीज लेता हूँ मैं, वर्ग। अगर वर्ग की बात करता हूँ तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 कोष्टक भुजा, ठीक है। 4 कोष्टक भुजा, मान लो हमारे पास एक वर्ग है और उसकी भुजा कितनी है, उसकी भुजा में मान लेता हूँ मान लो 5, तो हमारा इसका परिमाप कितना होगा, ये हमारा परिमाप हो जाएगा 4 कोष्टक 5 बराबर 20 मीटर है तो मीटर हो जाएगा। अब मान लो इसका क्षेत्रफल लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, इसका वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, भुजा कितनी मानी थे 5, तो 5 की घात 2 पचम 25, 25 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में लेता हूँ मैं त्रिभुज का परिमाप, और ये बता दिया समांतर चतुर्भुज लेता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं हो यार गुरुजी ने तो बहुत शॉर्ट बता दिया, लेकिन मैं आपको टच करना चाहूंगा कि आप इस तरीके से इसमें टच हो। 5वां देखो, ये लेता हूँ मैं समांतर चतुर्भुज, सिर्फ चतुर्भुज लेता हूँ, चतुर्भुज का परिमाप की बेटा ये एकदम खास सीधी बात है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। एक बात और समझो थे, मैं अभी उदाहरण कौन समझाऊंगा, क्यों 4 भुजा, कोई भी 4 ही मैं 4 जोड़ दूं वहां पर परिमाप आ जाए। इसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो एकदम आसान है कि आधार 1/2 सूर्य 1/2 विकीर्ण है ना, कोष्टक विकीर्ण पर डाले गए लंब, विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब वो भी, इसका भी मैं उदाहरण नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके ये ले लूं। ये हो गया चतुर्भुज एक। फिर उसके बाद में लेता हूँ समांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात करूँ ना तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की परिमाप की बात करूँ, परिमाप तो वही हो गया क्या, समांतर चतुर्भुज का परिमाप तो वही चारों भुजाओं का योग लिख दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल बेटा एक क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई, बस उत्तर आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो समांतर चतुर्भुज के बाद ये समलम एक इसका परिमाप की बात करूं, समांतर चतुर्भुज के परिमाप का एक सूत्र अलग से भी है बेटे। वो क्या होता है, उसका सूत्र जो होता है 2 आसान भुजाओं का योग, या देखो 2, इसका एक दूसरा सूत्र भी है क्या, 2 कोष्टक दोनों आसन भुजाओं का योग, दोनों आसन भुजाओं लंबाई, आसन भुजाओं का योग, वो भी एक सूत्र है। चलो ठीक है। उसके बाद में ले लेता हूँ समलम चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो समलम चतुर्भुज है वो है चारों भुजाओं का योग, उनकी लंबाई का वही हो गया
समलम चतुर्भुज की बात करूं ना तो ये हो गया समलम चतुर्भुज। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, समलम चतुर्भुज की अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप तो कोई है, परिमाप के चारों भुजाओं का योग। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का कोई 1/2 और गुणा हो जाएगा बेटे। इसमें बहुत आसान है, कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है इसका। 1/2 ऊंचाई हो जाएगी, 1/2 ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, गुणा समांतर भुजाओं का योग। देखो समांतर भुजाएं वो मिल जाएंगे आपको, मैं बताना चाहूंगा तो मेरे हिसाब से देख लूंगा मैं, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आगे। ये हो गया समलम चतुर्भुज। उसके बाद देखो बेटे आपके कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो चतुर्भुज आएगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ मैं। देखो घन घनाभ, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर समझने की कोशिश करो आप। एक तो हमारे आपके सूत्र में दे रखा है, आपके उसमें कोर्स में दे रखा है घन, दूसरा दे रखा है घनाभ, और तीसरा दे रखा है बेलन। ये तीन की मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। इनका क्षेत्रफल भी समझाऊंगा, आयतन भी समझाऊंगा। पहले मैं घन को ले लेता हूँ। ठीक है बेटे, घन का एक तो लेता हूँ क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल का सूत्र देखो बेटे, आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। 6 फलक होंगे, 6 भुजा की घात 2, 6 भुजा की घात 2। सपोज करो अपने कने एक घन है, अभी घन की भुजा है 5 सेमी, भुजा कितनी ले ली 5, तो आप को क्षेत्रफल काट दिशा 6 कोष्टक 5 का पावर 2, ये हो गया 6 गुणा 25 और 25 का 150 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया, 25 के 150। उसके बाद में मान लो इसका मैं, ये तो गया क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा मान लो इसका आयतन निकालो। आयतन का सूत्र क्या है? आयतन में 3, देखो एक चीज और समझो, क्षेत्रफल में 2 चीज गुणा होती है, आयतन में 3 चीज गुणा होती है, 3 आयाम होते हैं, 3 गुणा होती है। कैसे होगी? ये हो गया भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। आपने भुजा कितनी मानी 5, 5 की पावर 3, तो हम करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 25 पंजे 125। इसका आयतन हो गया 125 मीटर, तो मीटर क्यूब लिखेंगे। देखो इसमें 2 चीज गुणा हो रही है, देखो 2 बार इसको गुणा किया तो 2 लगा दिया, इस पर घात 3 इसलिए की थी, इसलिए 3 चीज गुणा हो रही है। ये हो गया घन। अब उसके बाद करता हूँ मैं घनाभ की बात करता हूँ। देखो ये अभी हमारे पास समय नहीं है, वरना मैं आपको ये चित्र बना करके एकदम हर पृष्ठ का आराम से बता देता, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। इसका क्षेत्रफल होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 कोष्टक एल गुणा बी प्लस एल एच और प्लस एच बी। ठीक है बेटा, ये हमारा सूत्र है। मान लो हमारे पास एक घनाभ था और उस घनाभ का हमने ले लिया, एल तो था 10, ठीक है बेटे, और एच था, बी था 6 और बी बराबर 6 था और एच बराबर 4 था। तो हम इसका सूत्र निकाले, सवाल करेंगे इसको कि ये ले लेंगे 2 कोष्टक में पहले एल और बी को गुणा करेंगे, ये एल हमारे 10 गुणा 6 हो गया, प्लस फिर हम करेंगे एच। अच्छा एक और बता रहा हूँ, ये इसको पहले इसको ले लो, चाहे इसको पहले ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एल गुणा एच ले लो, एल अपने है 10 गुणा एच ले लो 4 और प्लस 4 गुणा बी ले लो 6। ये हमारा सूत्र हो गया। ये हो गया 2 कोष्टक, ये हो गए 60 प्लस 40 प्लस 24 जोड़ देते हैं, ये 100 और 124 हो गए। कितने हो गए? बराबर हो गए 2 गुणा 124 और 24 दूनी 48, 248। उत्तर अपना कितना गया? 248 मीटर, तो मीटर सेमी है तो सेमी स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 चीज गुणा हो रही है। देखो यहाँ भी 2 हो रही है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 ही आ रही है, तो क्षेत्रफल में 2 चीज गुणा होती है। अब लेंगे इसका आयतन, इसका घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होगा एल बी एच